गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए मैकेनिकल और पीएमटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कृपया ध्यान दीजिए। आप लोगों के सिलेबस में इस बार एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य ब्रांचों में भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल और पीएमटी सेकेंड ईयर में है, ठीक है। चलिए आज स्टडी करेंगे हम, यानी कि इसके सोर्स कौन कौन से हैं, कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। सोर्स कैसे, कौन कहां से पढ़ोगे, आप स्टडी करोगे, ठीक है। दूसरा, हाउ टू स्टडी, यानी किस प्रकार से स्टडी करोगे। थर्ड है आपका सिलेबस, यानी आपका सिलेबस क्या है। तो हम सिलेबस और हाउ टू स्टडी ये दोनों चीजें एक संग चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोर्स क्या है इसका, ठीक है, कहां से आपको स्टडी करनी है इसको, ठीक है। देखो मैं तो इसको पढ़ाऊंगा, ये तो आपको ठीक है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। आई विल, ठीक है, आई विल टीच, ठीक है। मैं तो लेक्चर लूंगा इसके संदर्भ में, ठीक है। ऑफलाइन लेक्चर्स भी रहेंगे मेरे। देखिए पहला है, पहली यूनिट देखिए, इंट्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इसको इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, अरे टी के इधर पारिस्थितिकी यहां से आएगा, ठीक है, जी नहीं आएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम को बोलते हैं परितंत्र, यानी कि इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। पहले तो कंसेप्ट आपको समझना होगा कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। इसके बाद आपको देखना होगा इन दोनों के मध्य में रिलेशन क्या है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या संबंध है, ठीक है। कंसेप्ट हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते सतत विकास, सतत विकास, ठीक है। यानी सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है, जी भी हम स्टडी करेंगे। रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यहां आगे एनर्जी कर लीजिए, ठीक है। आगे अब मैं कंफर्म कर लूंगा आगे क्या है, इसमें तो नहीं लिया कि क्या है, लेकिन आई थिंक एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जिससे हम एनर्जी को रिन्यूएबल कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी एनर्जी है जो रिन्यूएबल हो सकती है, ठीक है, यानी साइक्लिक हो सकती है, ठीक है, रिसाइक्लिक हो सकती है। जबकि कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि उसको दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, यानी पुनः उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जिसका हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं या कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड यूनिट, एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण क्या है, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण के सोर्स क्या है आपके, यानी कहां से आपको, मेन रीजन क्या है इसका, एयर पॉल्यूशन किस कारण फैलता है, कॉजेस, सोर्सेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, यानी हेल्थ पे किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इकोनॉमी पे कैसे प्रभावित करेगा, प्लांट्स पे कैसे प्रभावित करेगा, ये एनिमल्स पे कैसे प्रभावित इफेक्ट करेगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं, हमेशा याद रखिए जो भी हम मेथड स्टडी करेंगे उसको हम करंट से जोड़ के चलेंगे, किससे, करंट टेक्नोलॉजी से। यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको करंट टेक्नोलॉजी से जोड़ के चलना होगा, ठीक है।
और इफेक्ट हमेशा ह्यूमन पे, ह्यूमन, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, मैन, इन तीनों के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी होगी, इन तीनों के संदर्भ में हमको इफेक्ट जानने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट देखिए आपकी, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी पानी में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या है। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी वाटर पॉल्यूशन के मनुष्य की हेल्थ पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कंसेप्ट ऑफ डिजॉल्व, यानी कि जो जल में मिली हुई ऑक्सीजन है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सीओडी सीओडी है, उसके कंसेप्ट की अवधारणा। कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीओडी एंड सीओडी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इन वाटर पॉल्यूशन को आप कैसे रोकोगे। नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, यानी वाटर के शुद्धिकरण प्रोसेस क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट से पहले आपको सीवेज स्टडी करनी होगी, सीवेज क्या है समझना होगा, सीवेज क्या है। सीवेज के बाद फिर ट्रीटमेंट समझना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी किस लेवल का वाटर आपके पीने लायक है, आपके यूजेबल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 4, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन में देखते हैं पहले तो सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, यानी कहाँ से सॉइल पॉल्यूशन होता है। लेकिन सॉइल पॉल्यूशन समझने से पहले आपको सॉइल समझना होगा कि सॉइल क्या है। जब आप सॉइल समझोगे तभी तो आपको पॉल्यूशन समझ में आएगा, सॉइल पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि वेस्ट दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है लिक्विड, लिक्विड और दूसरा सॉलिड। अब यहाँ पूछा है सॉलिड वेस्ट, है ना। तो सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, हाउस होल्ड, घर से निकलने वाला, हॉस्पिटल से, एग्रीकल्चर से, बायोमेडिकल यानी जैविक जिसको बोलते हैं जैवीय, एनिमल से, एंड ह्यूमन, यानी कि इनसे जो भी प्राप्त होता है सॉलिड, उसको किस तरीके से आप उसको मैनेजमेंट करोगे, यानी किस प्रकार से उसको किस प्रकार से उसको उसका निस्तारण करोगे आप उसको। नेक्स्ट है आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है। ई कचरा, ई कचरा, यानी ई कचरा आप कैसे, ई कचरा क्या होता है, इसको किस प्रकार से निस्तारित करोगे आप, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड वेस्ट का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट हम तीनों में देखेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर देखेंगे, ह्यूमन के ऊपर देखेंगे, इकोनॉमी के ऊपर देखेंगे। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी किस प्रकार से उसको डिस्पोजल करोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो इसी के अंतर्गत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट 5, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन से पहले आपको मालूम होना चाहिए नॉइस क्या है, क्या है नॉइस क्या होती है। ठीक है, जो नॉइस क्या होती है, ठीक है, नॉइस जब आपको मालूम पड़ जाएगी तो उसके बाद सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन देखेंगे हम कि कौन कौन सोर्स है जिससे नॉइस फैलता है। यूनिट ऑफ नॉइस, यानी हर चीज की एक यूनिट होती है, इसी प्रकार से नॉइस की भी एक यूनिट है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है। इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन का इफेक्ट हम तीनों पे देखेंगे, हमने पहले बताया आपको। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, यानी कौन सा लेवल एक्सेप्टेबल है नॉइस का। ठीक है, डिफरेंट मेथड टू मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन, और किस प्रकार से हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कई मेथड आपको बता, डिफरेंट मेथड बताने आपको। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन,
यानी पर्यावरणीय कानून, लेजिस्लेशन में को बोल सकते हैं, कानून बोल सकते हैं, ठीक है, विधान बोल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू वाटर, ठीक है, वाटर एक्ट 1974, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर एक्ट 1974 बना है, इसकी सनम में स्टडी करनी है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ईयर एक्ट 1981, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत जो बना है उसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल क्या है, एनजीटी क्या है, एनजीटी का रोल क्या है, ठीक है। लेकिन एनजीटी समझने से पहले हमको ये दोनों समझने पड़ेंगे, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या है और एनजीटी क्या है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। आप लोग चर्चा में, आप लोग जानते हो लगातार चर्चा में रहता है ये विषय, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेस की भी स्टडी करेंगे हम, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर का क्षय कैसे हो रहा है ना। एसिड रेन क्या होती है, इको फ्रेंडली मटेरियल क्या है, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिससे पर्यावरणीय मित्र के रूप में जाने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल जो भी है उसका रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, है ना, पुनः उसके उपयोग में रीयूजेबल कैसे ले आएंगे उसको, है ना। कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। ये आपका 7 यूनिट है टोटल, टोटल आपकी कितनी 7 यूनिट है, और ये आपका सिलेबस डिस्कस हो गया, ठीक है। आप लोगों के लेक्चर में मैं सब कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, ये आप अब देखिए आपको सोर्स क्या है, आप देखिए चाहे तो आप कोई सी भी अपनी मर्जी से बुक्स ले लीजिए, कोई सी भी अच्छी जो आपको लगे उस बुक्स को ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको रेफर करूंगा तो आप कहोगे सर ने ये वाली बुक्स रेफर कर दी, है ना। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी बुक्स जरूर ले लीजिए, क्यों, बुक्स से आपके स्टडी तो करनी होगी ना आपको। कंसेप्ट बिल्ड मैं कराऊंगा आपके, कंसेप्ट भी कराऊंगा आपके, ठीक है। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक बार बुक तो स्टडी जरूर करनी होगी, क्योंकि बुक्स से आपके आगे के लिए एक बिल्डिंग तैयार करती है, एक माइंड सेटअप तैयार करती है, क्वेश्चन पुटअप करने का नजरिया बनता है, ठीक है। बुक्स आपको जरूर पढ़ स्टडी करनी होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, मैं आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। क्लास में तो आपको नोट्स लिखवाऊंगा ही, लेकिन आप लोग कहोगे तो उसकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।